नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। भाई समय भी आ चुका, तैयारी करते रहो। क्योंकि कभी ये मत सोचो कि एग्जाम कब होगा, हमेशा ये सोचना कि हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो समय जो होता है वो बड़ा बलवान होता है, और जितना आप में कमियां हैं भाई उन कमियों को अभी सुधार लीजिएगा। क्योंकि पेपर में बैठकर कभी कमियां नहीं सुधारी जा सकती। पेपर में बैठकर आप सिर्फ अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम को, कमियां आपको पहले ही सुधारनी पड़ेंगी। तो चलो अभी सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को ज्ञात है भाई, पहले हमने हरियाणा के बारे में पढ़ा था। हरियाणा की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पीवाईक्यू सब हमने कवर कर लिए थे। अब मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इतिहास के बारे में भी पढ़ाऊं। और इसी कड़ी में हमारी दो कक्षाएं हो चुकी हैं। फर्स्ट टाइम मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर आपको करवाया था स्टोन एज के बारे में कि पाषाण काल क्या है। दूसरी जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने कंप्लीट आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया। तो हमारी आज तीसरी क्लास रहने वाली है, इसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री का ये पार्ट है, तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिएगा और साथ के साथ नोट करते जाइएगा। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या थी भाई, एक नगरीकृत सभ्यता थी। ठीक है भाई। लेकिन जैसे ही हम हड़प्पा सभ्यता से वैदिक सभ्यता की तरफ आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये नोट कर लेना भाई। ठीक है। अब हम देखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्रामीण सभ्यता भाई। ठीक है, कहा नहीं जाता, सॉरी, ये थी भाई ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, समझ में आ गया। ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इस वैदिक सभ्यता के दौरान किस प्रकार की भाषा थी भाई। तो भाषा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाषा कैसी थी भाई, संस्कृत। कैसी भाषा थी भाई, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा प्रचलन में थी भाई। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली भाई। किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, किनारे काफी बार आता है ये प्रश्न। फली फूली भाई, फली फूली। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई, किस नदी के किनारे फली फूली थी। तो ये सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी भाई। तो काफी बार ये प्रश्न परीक्षा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और सरस्वती को क्या माना जाता है भाई, सबसे पवित्र नदी के रूप में भी हम जानते हैं। ऋग्वेद के समय इसको क्या माना जाता था, सबसे पवित्र नदी भी माना जाता था, नदी तमा भी इसको बोला गया था। तो वो सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, इसकी भाषा संस्कृत थी। किस नदी के किनारे फली फूली थी, ये सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी भाई। अब हम देखेंगे भाई इस वैदिक का अर्थ क्या होता है, यानी कि ये वैदिक शब्द किससे बना है भाई। तो जो ये वैदिक शब्द बना है ये वेद से बना है। किससे बना है भाई, वेद। और वेद का अर्थ क्या होता है भाई, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। यानी कि इस सभ्यता के दौरान हम बहुत सारा ज्ञान अर्जित करेंगे, और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से सारे पॉइंट समझ जाओगे भाई। तो यहां पर देखेंगे भाई, अब मेरे को फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई, इन वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी होती है भाई, चार। सबको पता है भाई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं चार वेद। अब आपसे पूछ लिया जाए भाई, परीक्षा में आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो कमेंट करके बताइएगा सबसे प्राचीन वेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा भाई, तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, क्योंकि सर्वप्रथम पहला वेद भी वही माना जाता है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो गया, ऋग्वेद भाई। तो यहां तक हमारे सारे पॉइंट लगभग क्लियर हो चुके हैं। अब देखो, जो ये वेद होते थे, ये वेद पहले एक संहिता के रूप में होते थे, यानी कि ये संकलित होते थे, इकट्ठा होते थे। लेकिन इनको सरल व सुगम बनाने के लिए क्या करते हैं, वेद व्यास जी इनको विभागों में विभाजित कर देते हैं, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा, वेद व्यास जी पड़ा था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हरियाणा का एक प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वेद व्यास जी का आश्रम कहाँ है, वेद व्यास जी का आश्रम। तो फटाफट से कमेंट करके बताइएगा भाई, हरियाणा के अंदर वेदव्यास जी का आश्रम कहाँ है। तो वेदव्यास जी का आश्रम हरियाणा के अंदर है व्यास सतली। कहाँ पर है भाई, व्यास सतली में। और ये व्यास सतली वर्तमान में क्या कहलाता है, वर्तमान में कहलाता है बस्तली भाई।
और किस जिले का एक भाग है, तो ये करनाल जिले का एक भाग है। किस जिले का भाग है बेटा, करनाल जिले का ये एक भाग है। इस व्यास सतली को हम प्राचीन समय में व्यासवन के रूप में भी जानते थे। किस रूप में भी जानते थे भाई, महाभारत के समय भी कह सकते हैं इसको व्यासवन के रूप में जानते थे, या पुराणों के अंदर भी इसका जिक्र देखने को मिलता है भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर, आई थिंक सारी बातें आपके समझ में आ गई भाई। ठीक है, वेद व्यास जी का आश्रम कहाँ है, हरियाणा में व्यासस्थली यानी व्यासवन, जिसको वर्तमान में बस्थली कहा जाता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। सबसे प्राचीन वेद का पता चल गया, सभ्यता का पता चल गया, कैसी थी, कहाँ फली फूली थी। अब देखो, जो ये वैदिक सभ्यता है इसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको आर्य सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर्य सभ्यता। क्या बोला जाता है भाई, आर्य सभ्यता भी इसको बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप सभी लोगों को ज्ञात है भाई, वैदिक सभ्यता के दौरान हमें आर्यों का जिक्र देखने को मिलता है, तो इसीलिए इसको आर्य सभ्यता बोला जाता है। जितने भी फैक्ट हमें यहाँ देखने को मिलेंगे वो आर्यों से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो आपसे पूछ ले कि कौन सी सभ्यता आर्य सभ्यता भी कहलाती है, तो वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैदिक सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इस वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा सतली के रूप में किसको जानते हैं, तो फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा सतली। तो वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा सतली के रूप में जाना जाता है भाई, किसको जाना जाता है, कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। किसको जाना जाता है बेटा, कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। बहुत बार परीक्षा में आता भाई, किसको जानते हैं हम, कुरुक्षेत्र को जानते हैं। यहाँ तक सारी चीजें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमारी क्लियर हो चुकी है। आई थिंक अब हमें अगली स्लाइड की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर कोई बिंदु ना समझ में आया हो तो आप पुनः पूछ सकते हैं भाई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर भाई। आर्य सभ्यता के रूप में जानते हैं, और इसकी क्रीड़ा स्थली के रूप में कुरुक्षेत्र को भी जाना जाता है। ठीक है भाई, सबसे प्राचीन वेद हो गया, भाषा, किस नदी के किनारे फली फूली, सारी बातें थी। तो इस वैदिक सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण नदी के बारे में पूछा जाता। अगर आपसे इसकी महत्वपूर्ण नदी पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए भाई, महत्वपूर्ण नदी, तो जो महत्वपूर्ण नदी थी उस समय वो कौन सी थी भाई, सिंधु थी। तो ये काफी बार परीक्षा में आ सकता है भाई। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी जो वैदिक सभ्यता के दौरान थी वो सिंधु थी। और सबसे पवित्र नदी अगर पूछ लिया जाए तो पवित्र कौन सी थी भाई, पवित्र नदी। ये वाले फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं भाई। तो पवित्र नदी कौन सी थी, पवित्र नदी थी सरस्वती। यहां तक चीजें क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे भाई। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता, जब आर्य वर्ड आ ही गया तो हम आर्य के बारे में जान लेते हैं भाई। तो मेरे को फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इस आर्य शब्द का मतलब क्या होता है। तो जो आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता भाई, श्रेष्ठ। अगर ये नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, उत्कृष्ट। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, कुलीन। अगर ये भी ऑप्शन में ना मिलेगा तो क्या मिलेगा, उत्तम या फिर अभिजात। क्या मिलेगा भाई, उत्तम या फिर अभिजात। ये आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि ये समानार्थी शब्द हैं भाई। तो आर्य शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, कुलीन या फिर अभिजात। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। अब हम देखो पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे को फटाफट से ये बताइए भाई, जो ये आर्य लोग हैं ये कहाँ रहते थे। तो जो ये आर्य लोग रहते थे भाई, आर्य, तो आर्य लोग किन दो नदियों के मध्य रहते थे भाई, तो ये रहते थे सरस्वती और दरैसदती भाई। किन दो नदियों के मध्य रहते थे, सरस्वती और दरैसदती। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता आपसे। और जहां पर ये रहते थे इस अक्षेत्र को क्या कहा जाता था, इस अक्षेत्र को कहा जाता था ब्रह्मावर्त भाई। क्या कहा जाता था, इस अक्षेत्र को ब्रह्मावर्त। और इसीलिए हरियाणा का प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तो प्रथम नाम भी था, प्रादेशिक नाम भी था। इसके साथ साथ हरियाणा को आर्यवर्त भी कहा जाता था, क्योंकि ये जो स्थान माना जाता है ये लगभग सरस्वती नदी के आसपास कुरुक्षेत्र के समीप ही माना जाता है। इसलिए कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली के रूप में भी जानते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इन आर्यों को सर्वश्रेष्ठ जाति के रूप में सबसे पहले किसने संबोधित किया। तो सन 1853 की बात है भाई। 1853 में मैक्स मूलर ने, ठीक है भाई, मैक्स मूलर नाम का एक पुरातात्विद रहे हैं मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर जी क्या कहते हैं भाई, मैक्स मूलर जी आर्यों को क्या बोलते हैं, आर्यों को श्रेष्ठ जाति के रूप से संबोधित करते हैं। ठीक है, आर्यों को क्या कहते हैं भाई, श्रेष्ठ जाति। और इनका क्या मानना था भाई, इनका ये मानना था कि जो ये आर्य लोग थे ये कहाँ से आए थे, ये आए थे मध्य एशिया से। इनके अनुसार आर्य लोग कहाँ से आए थे भाई, आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे।
अब इस बात को बहुत ज्यादा पुख्ता कौन बना देता है, एक 14वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है भाई, एक अभिलेख प्राप्त होता है। आपसे पूछा जा सकता भाई 14वीं शताब्दी का अभिलेख भाई। तो ये अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? ये अभिलेख तुर्की से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? तुर्की से। ठीक है भाई, और इसमें वैदिक देवताओं के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? वैदिक, वैदिक देवताओं के बारे में। तो उस समय जो वैदिक देवता हुआ करते थे भाई, वो इंद्र थे, ठीक है, मित्र, नासत्य, वरुण, तो इनके बारे में बताया गया। आपसे देखो एक एक पॉइंट यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता आर्यों के बारे में, इसके अतिरिक्त आपसे ये भी पूछा जा सकता भाई, ठीक है, किसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इनका मतलब क्या होता है। तो आर्य का मतलब होता है, ठीक है, उत्कृष्ट, कुलीन या फिर अभिजात, ठीक है। और ये किन दो नदियों के मध्य रहते थे? सरस्वती और दरासवती, जिसको ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहा जाता है। ये हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम भी है, यहाँ पर मैं नोट करवा देता हूँ। ये हरियाणा का क्या है? पहला प्रादेशिक नाम। ठीक है भाई, ये क्या है? पहला प्रादेशिक नाम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम है भाई। तो इसीलिए हरियाणा को आर्यवर्त के रूप में भी जाना जाता है। इन आर्यों को श्रेष्ठ जाति के रूप में सबसे पहले किसने संबोधित किया? मैक्स मूलर ने किया, और बताया कि ये मध्य एशिया से आए हैं। और इस बात की जो पुख्ता पुष्टि किस अभिलेख ने की भाई? वो की 14वीं शताब्दी का एक अभिलेख जो तुर्की से प्राप्त हुआ, जिसमें वैदिक देवताओं के बारे में लिखा गया है। और वैदिक देवता कौन कौन से? इंद्र, वरुण, ठीक है भाई, नस्त्र और वात्स्य, तो इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है भाई। बोगाज कोई का ये अभिलेख है, आपसे भी पूछा जा सकता है कौन सा अभिलेख है भाई। बोगज कोई भी लिखा जाता है, कई बार बोगाज कोई भी लिख देते हैं। बोगज कोई अभिलेख, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट था भाई, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ठीक है भाई, तो ये कब प्राप्त हुआ? 14वीं शताब्दी में। कहां से प्राप्त हुआ? तुर्की से। और इसमें किस बारे में बताया है? वैदिक देवताओं के बारे में। और वैदिक देवता कौन कौन से थे भाई? आपको पता है वैदिक सभ्यता के दौरान भाई, ऋग्वेद काल में आपको पता है इंद्र के बारे में हमें देखने को मिलता है, वरुण, मित्र और नासत्य। तो इस बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई, सब समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब देखो वैदिक काल के बारे में जानकारी है सारी की सारी भाई, बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। देखो वैदिक शब्द वेद से बना है, और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसीलिए इसको वैदिक काल भी कहा गया, क्योंकि इस काल में हमें जानकारी किसके बारे में मिलती है? वेदों से मिलती है भाई। इस काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता के पश्चात विकसित हुए काल को वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्यों के काल को वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें आर्य काल के बारे में जानकारी वेदों से ही मिलती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब हम देखेंगे भाई वैदिक सभ्यता क्या मानी जाती है? भारत की प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। अब सबसे वर्ड यूज नहीं हुआ यहाँ पर, कोई बच्चा ये सोचे कि सबसे प्राचीन, नहीं, प्राचीन का मतलब पुरानी तो है ही भाई। तो प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई। वैदिक शब्द वेद से बना, जिसका अर्थ ज्ञान है। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे, मैंने आपको बताया। और मैक्स मुलर ने क्या बताया था कि आर्य का मतलब क्या होता? सर्वश्रेष्ठ यानी कि उत्कृष्ट, यानी कि अभिजात, यानी कि कुलीन। और 1853 में उन्होंने इस बारे में जानकारी यानी बताया। उन्होंने बताया कि आर्य लोग जो थे मध्य एशिया से आए थे। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? ये सारी बातें हैं भाई, ठीक है। भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांट दिया गया। तो पहला भाग क्या था? ऋग्वैदिक काल। और दूसरा भाग क्या था? उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में हमें सिर्फ ऋग्वेद से जानकारी मिलती है, इसलिए इसको ऋग्वैदिक कालीन या फिर पूर्व वैदिक काल कहा गया है। और उत्तर वैदिक काल में हमें, ठीक है भाई, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और इसके अतिरिक्त और भी जो उपनिषद वगैरह है, उन सभी से इस बारे में हमें जानकारी मिलती है भाई, ठीक है। महाभारत के समय का जो युद्ध हुआ वो भी इसी काल में हमें देखने को मिलेगा। तो आपको पता है वैदिक सभ्यता भाई, तो वैदिक सभ्यता कब से कब तक हो गई? तो वैदिक सभ्यता का अगर आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए बेटा? वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड, तो क्या हो गया भाई? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्या हो गया? 1500 से 600 ईसा पूर्व। तो ये आपसे पूछा जा सकता भाई। तो इसको दो भागों में हमने विभाजित कर लिया, ठीक है भाई, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल।
आगे बढ़े भाई, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था आर्यों के बारे में, तो हमें पहले आर्यों के बारे में भी जानना पड़ेगा कि विभिन्न विद्वानों ने आर्यों के बारे में क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई, ऋग्वेद के अनुसार क्या है, आर्य लोग सरस्वती और दृष्टि नदियों के मध्य निवास करते थे। आर्यों के 5 कबीले हुआ करते थे जिनको पंचजन्य कहा जाता था, और वो 5 कबीले कौन से थे, पुरु, यदु, अनु, तुर्वस और दरहु। ठीक है भाई, ये क्या थे भाई, दरहु। देख लो, पुरु, यदु, अनु, तुर्वस तथा दरु, इनको क्या कहा जाता था, पंचजन्य कहा जाता था। काफी बार परीक्षा में हमें देखने को मिलता है। एक फैक्ट यहां से भी पूछा जाता है कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान था, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के क्या क्या मत रहे हैं भाई। तो आपने देखा होगा मैक्स मुलर का मत है वो बड़ी पुख्ता जानकारी, मतलब बोगस कोई का जो अभिलेख है वो देता है। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं किसने क्या क्या कहा। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, यानी इनका निवास स्थान क्या था, उत्तरी ध्रुव, जिसको आर्कटिक प्रदेश भी बोल देते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा कि ये तिब्बत इनका मूल निवास स्थान था। के शर्मा ने बताया कि हिमालय मानस इनका। ठीक है भाई, डॉक्टर अविनाश चंद्र ने बताया सप्त संदोक क्षेत्र इनका स्थान था। पंडित गंगानाथ झा ने बताया बहारीशी प्रदेश था। डीएस त्रिवेदी ने बताया कि ये देवी का मुल्तान था। मेयर की थोल्डनबर्ग ने बताया पामीर का पठान भाई। विलियम जोन्स ने बताया कि यूरोप इनका मूल स्थान था। पी गाइल्स ने बताया हेंगरी या फिर डिनूब नदी घाटी। मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया। ठीक है भाई, डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार मध्य देश। नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड्स के अनुसार दक्षिणी रूस। पेंका व हर्ट के अनुसार जर्मन के मैदानी भाग। ठीक है, एल डी कल्ला के अनुसार कश्मीर व हिमाचल क्षेत्र। रोड्स के अनुसार बैक्टीरिया, और डीएस त्रिवेदी के अनुसार क्या भाई, मुल्तान प्रदेश में देविका नदी के आसपास। तो विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और आज तक जितने भी मत परीक्षा में पूछे गए हैं वो सारे मैंने आपको करवा दिए भाई। क्योंकि एक बार पढ़ाएंगे भाई तो ऐसा तो पढ़ाएं कि कहीं से भी पूछ ले, कम से कम परीक्षा में आए भाई। तो यहाँ तक आई थिंक आपकी सारी चीजें क्लियर हैं, और ये वही आर्य थे भाई जिन्होंने सबसे पहले, ठीक है, हरियाणा के लिए देवभूमि शब्द भी प्रयोग किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई, हरियाणा के लिए सबसे पहले देवभूमि शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आर्यों ने किया था भाई। यहाँ तक सब चीजें क्लियर। आर्य कहाँ से आए थे, क्या वैदिक सभ्यता थी, किस प्रकार से क्या क्या चीजें हुई भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो वैदिक काल को भाई यहाँ पर हमने डिवाइड किया 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसमें हम ऋग्वेदिक काल के बारे में, तो ऋग्वेदिक काल क्या हो गया 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल क्या हो गया 600 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यहां तक सारी चीजें क्लियर। अब इसमें क्या होता है, ऋग्वेदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, पूर्व वैदिक काल भाई। और इस बारे में हमें जानकारी मिलती है सिर्फ ऋग्वेद से। किससे मिलती है जानकारी, ऋग्वेद से। और जो उत्तर वैदिक काल है इसमें हमें जानकारी कहां से मिलती है भाई, सामवेद से, यजुर्वेद से। सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है भाई, तो बाकी उपनिषद वगैरह हो गए तो वो सारे हमें उत्तर वैदिक काल के दौरान ही देखने को मिलेगा। अब जो ऋग्वेदिक काल था इसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति थी वो कह सकते हैं भाई एक प्रकार से मजबूत थी, वह सम्मानजनक थी। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ेंगे तो इस ग्राफ में हमें निरंतर कमी देखने को मिलेगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता भाई, जो ऋग्वेदिक काल था भाई, इस ऋग्वेदिक काल के दौरान ये लोग सिर्फ तांबे से परिचित थे भाई। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें लोह का, यानी लोह धातु का प्रथम साक्ष्य देखने को मिलेगा। तो वो सारी बातें मैं आप लोगों को आगे बताता जाऊंगा भाई। जो ऋग्वेदिक काल था इसमें सिर्फ दो प्रकार के विवाह प्रचलन में थे, एक प्रतिलोम और एक अनुलोम हो गया। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है इसमें 8 प्रकार के विवाह प्रचलन के अंदर आते हैं। तो ये सारी बातें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड के अंदर भाई। यहां तक चीजें क्लियर हो गई सारी की सारी। चलो भाई अब पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा भाई ऋग्वेदिक काल, ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल में हम क्या पढ़ेंगे, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच की जो बातें हैं वो हम पढ़ेंगे। और इस समय माना जाता है कि ऋग्वेद ही एकमात्र ऐसा स्रोत था जो हमें इस बारे में जानकारी देते हैं। तो अब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई। तो
अतः यह इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है, यानी इसी से हमें इसकी जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। तो आपको देखने को मिलेगा भाई, गाय को लेकर ही युद्ध होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो गाय जो पशु था उसको बहुत ही एक प्रकार से कह सकते हैं सम्मानजनक माना जाता था भाई। ठीक है, और कृषि उनके लिए गौण कार्य था। ठीक है भाई, यहां तक सारी चीजें हो गई। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिएगा भाई। अब ऋग्वेद के बारे में हम बातें पढ़ेंगे भाई। तो ऋग्वेद की जो रचना है वो किस समय हुई थी, किस तिथि को हुई थी, तो इसको लेकर भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। तो हम देख लेते हैं भाई, ये विद्वानों के नाम है और यहाँ पे अनुमानित तिथि है। तो जैकोबी के अनुसार ऋग्वेद का समय जो है वो क्या है, 3000 ईसा पूर्व। मैक्स मुलर के अनुसार 1200 से 1000 ईसा पूर्व। तिलक जी के अनुसार 6000 ईसा पूर्व। मान्य तिथि जो मानी जाती है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, विंटर निट्स के अनुसार क्या है, 2500 से 2000 ईसा पूर्व। लेकिन जो सर्वमान्य लगभग ज्यादातर जो मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, ये मानी जाती है। अब यहां से फैक्ट आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, आपसे ये पूछ ले कि मैक्स मुलर के अनुसार ऋग्वेद की रचना किस समय हुई थी, तो आपको ज्ञात होना चाहिए 1200 से 1000 ईसा पूर्व मैक्स मुलर ने ऐसा अनुमान लगाया है। हो गया भाई यहां तक। आगे देखिएगा, ऋग्वेद सबसे पुरानी ज्ञात वैदिक संस्कृत पुस्तक है। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ या पुस्तक कौन सी है, तो वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व का सबसे पहला व प्राचीन ग्रंथ है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, कुछ विद्वानों के अनुसार 1017 तथा लगभग 10,600 मंत्र है। तो इन बातों को लेकर सूक्त और मंत्र, इनको लेकर सभी विद्वानों के मत आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। क्या पता कोई बच्चा नीचे ही कमेंट करके कह दे वो किसी और से पढ़ा हो, तो कहेगा कि सर आपने गलत पढ़ा दिया। तो भाई ये सब अनुमानित है और अलग अलग विद्वान ने अलग अलग तरीके से इसके बारे में बताया है। ठीक है, देखो इस पर मतभेद रहता है भाई। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार वेद पहले संहिता में थे, पर व्यास ऋषि ने अध्ययन की सुगमता के लिए इन्हें 4 भागों में बांट दिया और इसी विभक्तिकरण के कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है भाई, तो लगभग हमारी चीजें सारी क्लियर हो चुकी है। और इस ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, सरस्वती को माना गया है। और ऐसा भी मानते हैं कि भाई इसकी रचना भी किस नदी के किनारे हुई है, सरस्वती के। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहां तक सारी चीजें क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब हम देखेंगे कि ऋग्वेद काल के समय पे भाई क्या होता है, जो मंडल है इन मंडल में क्या क्या जिक्र मतलब इसके रचयिता कौन है और कौन कौन सी नदियां यहाँ पर ऋग्वेदिक कालीन जो नदियां हैं इनका प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या है। ये काफी बार परीक्षा में प्रश्न आता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए मैंने एक स्लाइड तैयार की है, ये खुद की मेरी स्लाइड है भाई, मेरी पुस्तक में भी आपको देखने को मिलेगी हरियाणा वाणी में, तो आप देख सकते हो। जो ऋग्वेद के प्रमुख मंडल व उनके रचयिता। ठीक है, तो प्रथम को लेकर थोड़ा विवाद रहता है तो यहां पर मैंने इसको नहीं करवाया। द्वितीय जो मंडल है वो गृत्समत भार्गव जी के द्वारा लिखा गया है। वैसे तो मैं भी भार्गव हूं भाई, कभी ये मत सोचना कि मैंने लिखा था, नहीं मैंने नहीं लिखा भाई, तो ये गृत्समत भार्गव जी ने लिखा था। तृतीय जो था विश्वामित्र ने लिखा था और विश्वामित्र जी ने ही क्या लिखा, गायत्री मंत्र। भाई ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किस में मिलेगा, तो देखो ये विश्वामित्र जी ने लिखा, तो विश्वामित्र जी ने ठीक है भाई गायत्री मंत्र भी लिखा था। उसके बाद चौथा जो मंडल है उसमें वामदेव यानी कृषि संबंधी प्रक्रिया है। पांचवा अत्रि, ठीक है, छठा भारद्वाज जी ने, सातवां वशिष्ठ जी ने, आठवां कन्नौ ऋषि वंगिरस ने, नौवां जो नौवां है उसमें सोम का वर्णन है भाई। ठीक है, ये सोम एक पेय पदार्थ हुआ करता था भाई। ठीक है, तो उसका वर्णन है, सोम का वर्णन काफी बार पूछा जाता है किस मंडल में हमें देखने को मिलता है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमें देखने को मिलता है। ये काफी बार परीक्षा में आता है। उसके बाद देखेंगे भाई, जो आधुनिक झेलम नदी है भाई इसको प्राचीन समय में वित्सता के रूप में जाना जाता था। ये जो मैं करवा रहा हूं यहां से ये मान के चलो कि एक प्रश्न परीक्षा में लगभग पक्का आएगा भाई। ठीक है, तो झेलम नदी को प्राचीन समय में वित्सता के रूप में जानते थे, व्यास को विपाशा, रावि को पारुषणी। तो ये काफी बार परीक्षा में आता है कि 10 राजाओं का युद्ध है वो किस नदी के किनारे हुआ था भाई, तो वो इसी पारुषणी यानी कि रावि नदी के किनारे हुआ था। अब गग्गर, ठीक है भाई, इसको द्रैसदती नदी के रूप में भी जाना जाता था, कुर्रुम को क्रुम्ब के रूप में जाना जाता था, काबुल कबुल काबुल को कुबा के रूप में। और ये दोनों की दोनों कहाँ की नदियां हैं भाई, ये अफगानिस्तान की नदियां भी है। ठीक है, गंडक को किस रूप में जानते थे, सदानीरा के रूप में। चिनाब को अस्किनी, ये काफी बार परीक्षा में पूछा जाता भाई। चिनाब जो वर्तमान की चिनाब नदी है वो प्राचीन समय में किस रूप में जानी जाती थी, तो अश्कनी के रूप में जानते थे। सतलज को स्तुदरी,
गोमती को गोमल, यहाँ पर कमल स्वरूप स्वमरण को मरुद्रिप्ता, और सिंधु को सिंधु, गग्गर को सरस्वती। यानी कि ये गग्गर हकरा चैनल वाला आप नहीं समझ पाओगे अभी, ये प्रॉपर तरीके से क्लियर करवाऊंगा मैं बाद में। सोहन को सुसामा, और स्वात को सुवास्तु। तो जो ये ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक तो पूछते हैं भाई किसके बारे में, परुषणी के बारे में, या फिर झेलम के बारे में, या फिर पूछा जाता है ठीक है चिनाब के बारे में। यहां से काफी बार परीक्षा में प्रश्न आए हैं भाई। तो यहां तक चीजें क्लियर भाई। ये आपको पीपीटी पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर, वहां मैं ये डाल दूंगा। आगे देखिएगा भाई, जो वैदिक सभ्यता थी भाई, इसमें हम प्रशासनिक इकाइयां देखते हैं भाई किस प्रकार से थी। तो देखो हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं भाई। तो होता क्या है शुरुआत में भाई, शुरुआत में क्या होता था, कुल भाई हम कह सकते हैं जो परिवार है भाई, ठीक है, परिवार को मतलब हम सबसे नीचे वाली इकाई के रूप में जानते हैं। इसका जो हेड होता था वो कुलपति या कुलुप हो गया। उसके बाद गांव होता था, ग्राम, ग्राम का हेड हो गया ग्रामीणी। फिर विश भाई, गांव से मिलकर विश का जो हेड होता था विशपति। फिर जन, जन का जो हेड होता था राजन। और फिर राष्ट्र, राष्ट्र का जो हेड होता था यानी किंग, राजा भाई। तो इस प्रकार से प्रशासनिक इकाई ठीक है उस समय प्रचलन में थी भाई, वैदिक सभ्यता के दौरान भाई। समझ में आ गया, नीचे से ऊपर तक ये भी आपसे पूछा जा सकता है, एक एक बात यहाँ पर बताई गई है। आगे देखिएगा भाई, वैदिक काल के देवता। तो अब वैदिक काल के देवता में हम खासकर ऋग्वेद से देखेंगे संबंधित। तो क्या होता भाई, इंद्र जी को क्या माना जाता था, स्वार्थिक यानी सबसे ज्यादा प्रिय देवता के रूप में मानते थे। और इसको युद्ध तथा वर्षा का देवता भी माना जाता है। इसे पुरंदर भी कहा जाता था। काफी बार परीक्षा में आता भाई कि आपको ऋग्वेदिक कालीन जो देवता जो सबसे फेमस माना जाता था, सबसे ज्यादा पूजा जिसकी होती थी, वो इंद्र की होती थी। इसको युद्ध व वर्षा का देवता भी मानते थे और इसको पुरंदर बोला जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के दौरान इंद्र का स्थान कौन ले लेते हैं, प्रजापति जी ले लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, आप आगे देखेंगे। अग्नि यानी कि आग का देवता, वरुण यानी कि वायु का देवता, सोम यानी जंगल के देवता, मारुत यानी तूफान के देवता, रुद्र ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। तो ये वैदिक सभ्यता काल के देवता हैं भाई सारे के सारे। लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है कि किसे पुरंदर भी कहा जाता था, तो इंद्र जी को कहा जाता था भाई। अब हम ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे भाई। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि ऋग्वेद के काल जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो सारे के सारे हम देखेंगे। ऋग्वेद में इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे सबसे शक्तिशाली देवता माना गया। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी बोला गया। ये परीक्षा में बहुत बार आता है भाई, इसलिए एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर लिखा गया है भाई। उसके बाद हम देखेंगे अस्तोमा सदगम्य वाक्य। ठीक है, ये कहां से लिया गया है, ये ऋग्वेद से लिया गया है। काफी बार परीक्षा में पूछते हैं भाई, और जो जो पॉइंट परीक्षा में पूछा गया है एक एक पॉइंट हमने स्लाइड में ठीक है प्रयास किया है कि आपको करवाया जाए भाई। ठीक है, समझ में आ गया भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। उसके बाद हम देखेंगे भाई सूर्य से संबंधित देवी सावित्री का संबोधन, यानी इसको किस में संबोधित किया गया, गायत्री मंत्र में। और ये ऋग्वेद में उल्लेखित है। और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे भाई, तो इसके रचयिता थे विश्वामित्र जी। कौन थे भाई इसके रचयिता, विश्वामित्र जी। ठीक है, वो गाते नहीं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो वो जो है गायत्री मंत्र भाई, ठीक है, वो गायत्री मंत्र किसने लिखा, विश्वामित्र जी ने, और इसका ऋग्वेद में उल्लेख है। और सूर्य की से संबंधित देवी सावित्री को भी संबोधित किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे ऋग्वेद में दीर्घकाल या आजीवन अविवाहित कन्याओं का उल्लेख मिलता, जिनको अमाजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिनको अमाजू कहा जाता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। ठीक है, ये भी परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं कि जो अविवाहित कन्याएं रहती थी या दीर्घकाल यानी लंबे समय तक, उनको क्या कहा जाता था, उनको अमाजू कहा जाता था। ठीक है भाई, ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सभी जगह सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग हुआ है भाई। ठीक है, गाय के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है, गाय के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ अघन्या। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ऋग्वेद में गाय गाय जो है, ठीक है भाई, गाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, अघन्या। ठीक है भाई, ऋग्वेद में हिमाचल पर्वत तथा इसकी एक चोटी मुंजवत का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
सातवें मंडल में सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है, जो पारुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया। इस युद्ध में सुदास की जीत हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया और कौन से मंडल में वर्णन मिलता, वो सारी बातें मैंने आपको करवा दी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमरस की प्रशंसा की गई है भाई। तो आजकल आप में से भी हो सकता है बहुत सारे इसके आदी हो, तो जो आजकल आदी हैं उन्हीं के लिए बता देता हूं कि आपके जो एक प्रकार से सोमरस है भाई, उसका वर्णन ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। ठीक है भाई। इसके बाद हम देखेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन देखने को मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो समाज है वो एक प्रकार से वर्णों में विभाजित होता है, तो उस बारे में भी हमें देखने को मिलता है। समाज को वर्णों में विभाजित किया गया, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलेगा भाई यहाँ पर। उसके बाद ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद को माना गया है। आयुर्वेद के कर्ता धन्वंतरी देव है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार व गंगा जाह्नवी का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल में हमें देखने को मिलता। तो एक एक पॉइंट जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है और आ सकता है वो मैंने सारे करवा दिए भाई। फिर भी अगर इससे अलग कुछ आपको देखने को मिले तो मैं यही कहूंगा कि आपका प्रयास हमेशा ये रहना चाहिए कि उस पॉइंट को आप इन नोट्स के अंदर लिख लो भाई। क्योंकि मैंने प्रयास किया कि मैं आपको सब कुछ करवाता चलूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो वो आप अपने नोट्स में हमेशा जगह रखना और लिखते रहना भाई। यहाँ तक चीजें क्लियर भाई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ भाई अब हम देखेंगे। देखो ऋग्वेद में सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, विदत का 122 बार तथा गण जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था विदित थी। सभा मुख्य रूप से वर्जनों एवं कुलीन व्यक्तियों की संस्था थी। इसके सदस्यों को सुजान कहा जाता था। समिति कबीलों की आम सभा थी, जिसके प्रमुख को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां केवल सभा में ही भाग ले सकती थी। विदत में लूटी हुई वस्तुओं का बंटवारा होता था। दसराग युद्ध पारुषणी नदी के किनारे भरत वंश के राजा सुदास व अन्य 10 अन्य जनी 5 आर्य व अनु अनार्य के बीच हुआ था। 5 आर्य कबीले कौन कौन से थे भाई, जिनको पंचजन्य कहा जाता था? पुरु, यदु, तुर्वस, दुर्हु एवं अनु। 5 अनार्य कबीले कौन से थे? अकिन्न, पक्त, भलानस, विषाणी एवं सिवी थे। इसमें सुदास की विजय हुई थी भाई। सुदास के मुख्य पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि 10 राजाओं के संघ के पुरोहित विश्वामित्र थे भाई। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है भाई। जिस भी साथी को पीडीएफ चाहिए, जिस भी साथी को क्या चाहिए भाई? पीडीएफ। क्या चाहिए भाई? तो वो क्या करेगा भाई, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 95 181 98 050। तो यहाँ भी आप मैसेज कर सकते हो भाई, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल है फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर के नाम से, वो सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मिल जाएगी। ऋग्वेद में जन का 275 बार, विश्व का 170 बार उल्लेख है। सभा, समिति एवं विदित राजनीतिक संस्थाएं थी, जो मैंने आपको बताया। परिवार कैसा था? पितृसत्तात्मक। ठीक है भाई। कैसा परिवार था? पितृसत्तात्मक परिवार, यानी कि समाज हमें देखने को मिलता है। ठीक है। समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। नोट कर लेना, ऋग्वेद में कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन के दौरान जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे भाई, ऋग्वेद काल से हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये चीजें खत्म हो जाएंगी भाई। ठीक है। तो समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का उल्लेख है। सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। यौ शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जौ के लिए भाई। ये काफी बार परीक्षा में आता है। मुख्य खाद्य पदार्थ था। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय समाज में विधवा विवाह, नियोग प्रथा तथा पुनर्विवाह का प्रचलन था, लेकिन पर्दा प्रथा, बाल विवाह तथा सती प्रथा प्रचलन में नहीं थी। यानी कि जो ऋग्वेद काल था वो अपने आप में भाई क्या कह सकते हैं, एक मिसाल है। ठीक है भाई। जो धीरे धीरे क्या होता जाता भाई, वो मिसाल हमारी खत्म होती जाती जब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ेंगे भाई। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है। इसमें स्त्रियों की जो स्थिति थी बहुत अच्छी थी। विधवा विवाह, नियोग प्रथा, पुनर्विवाह का प्रचलन था, लेकिन पर्दा प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। विवाह 2 प्रकार से होता था भाई ऋग्वेदिक काल के दौरान। एक अनुलोम। ठीक है भाई। अनुलोम के अंदर क्या होता था भाई? अनुलोम में उच्च वर्ण का पुरुष होता था और महिला निम्न की होती थी। और प्रतिलोम में क्या होता था? उच्च वर्ण की महिला और निम्न का पुरुष होता था। तो 2 प्रकार का विवाह था, प्रचलन में था, अनुलोम व प्रतिलोम। समझ में आ गया भाई यहां तक सारी चीजें? चलो भाई
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। किस काल के बारे में पढ़ेंगे बेटा? अब हम उत्तर वैदिक काल के बारे में एक एक पॉइंट आपको यहां पर मैं क्लियर करवाता चलूंगा भाई। तो उत्तर वैदिक काल कब से कब तक इसका टाइम पीरियड हो गया? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यहां पर हम देखेंगे कि धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति खराब होती जाएगी। ठीक है भाई, 8 प्रकार के विवाह प्रचलन में आ जाएंगे। यहाँ पर लोहे का प्रयोग होना शुरू हो जाता है, और इसका प्रथम साक्ष्य भी आपको बताऊंगा कहां से मिला है। तो सारी बातें आप लोगों को बताएंगे। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत देखो क्या है? यजुर्वेद। क्या है भाई? यजुर्वेद भाई। ठीक है, एक सेकंड भाई, यहां पर एक चीज थी, मैं उसको करेक्ट कर लेता हूं थोड़ा। ठीक है भाई, यहां पर देखो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद व आरण्यक प्रमुख है। तो ये सारी चीजें हमें, इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है भाई? ये सारे हमें उत्तर वैदिक काल के दौरान देखने को मिलेंगे भाई। यहां तक चीजें क्लियर? क्या हुआ बेटा शिवांगी, क्या हुआ? चलो भाई, देखो इस समय भी समाज 4 वर्ण में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है भाई, उसके बाद ब्राह्मण के लिए एही, यानी कि क्या पूछा जा सकता कि ब्राह्मण के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? एही, यानी कि आइए। उसके बाद क्षत्रिय के लिए आगही, आओ। वैश्य के लिए आद्रव, जल्दी आओ। और शूद्र के लिए आधो, दौड़कर आओ शब्द प्रयुक्त होते थे भाई। तो ये शब्द काफी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ब्राह्मण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ उत्तर वैदिक काल के दौरान भाई। ठीक है, वैश्य के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ, शूद्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ। तो ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं भाई। तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता जा रहा है। अब जो हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है भाई, ब्राह्मण, स्तरीय तथा वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता था भाई। इस काल में सबसे प्रमुख देवता देखो क्या हो जाता? प्रजापति, यानी कि ब्रह्मा जी इस काल में सबसे प्रमुख देवता हो जाते हैं। पहले क्या था? ऋग्वैदिक काल में इंद्र, लेकिन यहां पर क्या होता है? प्रजापति ब्रह्मा जी हो जाते हैं। विष्णु एवं रुद्र शिव थे। लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है भाई, कि आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहले लोहे के प्रयोग का साक्ष्य, ठीक है भाई, उत्तर वैदिक काल में कहां से मिला है? तो अतरंजी खेड़ा से मिला है भाई। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है भाई। हो गया यहां तक चीजें क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा भाई, अब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि जो वेद होते हैं, वेद के ब्राह्मण क्या है, सूक्त क्या है, उपनिषद क्या है, आरण्यक क्या है, अधेता क्या है, वेद क्या है, एक एक चीज आपको बताते चलेंगे भाई। तो सबसे पहले ऋग्वेद में देखेंगे भाई, ऋग्वेद के ब्राह्मण क्या है? कोशित की व ऐत्रेय सूक्त, 1028 मंत्र हो गए भाई। उपनिषद इसके क्या है? कौस्तकी, ऐत्रेय। ठीक है, आरण्यक क्या है? ऐत्रेय और कौशित की। अध्येता क्या है? हरोत। और उपवेद क्या है इसका? आयुर्वेद भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यजुर्वेद में। यजुर्वेद में ब्राह्मण है तैत्रीय, सतपथ। ठीक है भाई, उपनिषद है तैत्रीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, वर्णदायक और मैत्रायणी। अरण्यक क्या है? तैत्रीय, वर्णदायक, सतपथ। एक एक चीज आपको बताऊंगा भाई। आरण्यक क्या होते थे? जो जंगलों में लिखे गए। उपनिषद क्या होते हैं? समीप बैठना, सब बातें मैं आपको बताऊंगा भाई। लेकिन अभी एक बार ये स्लाइड के माध्यम से मैं चीजें क्लियर कर रहा हूं आपकी, तो ये आप नोट कर सकते हैं। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद भाई। उसके बाद हम देखेंगे शामवेद भाई। शामवेद, इसका ब्राह्मण क्या है? पंचविश भाई। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा भाई आगे की आगे। ठीक है, एक एक बात यहां पर लिखी गई है। और इसका उपवेद क्या है? गंधर्ववेद भाई। उसके बाद अथर्ववेद देखेंगे, इसका ब्राह्मण है गोपथ। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछ लेंगे कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद का एक भाग है? तो गोपथ किसका हो गया? अथर्ववेद का। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछ लेंगे कि आयुर्वेद किसका एक उपवेद है? तो ऋग्वेद का है। आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको स्लाइड में मिल जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। अब आगे देखेंगे भाई यजुर्वेद के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा भाई। तो फटाफट से देखेंगे भाई यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुः शब्द का अर्थ, यानी कि इसका मतलब क्या है? यज्ञ। ठीक है भाई, यजुर्वेद के अंदर मंत्रों का उच्चारण अघ्युव्रिय नामक पुरोहित करता था। इस वेद में अनेक प्रकार के योगों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है। यह गद्य तथा पद्य दोनों में, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई, ये परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है कि कौन सा वेद गद्य तथा पद्य दोनों के अंदर है। तो वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद के दो मुख्य भाग हैं।
कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है भाई, इसमें पहली बार राजसूय तथा वाजपेय जैसे दो राजकीय समारोहों का उल्लेख है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनी संहिता भी कहा जाता है। ये काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किसको वाजसेनी संहिता के रूप में जाना जाता है, तो शुक्ल यजुर्वेद को भाई। ठीक है, तो ये यजुर्वेद के बारे में था भाई। अब देखेंगे हम सामवेद के बारे में। तो यजुर्वेद में आपने पता चल गया भाई, आपको यज्ञ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो सामवेद से हमें क्या जानकारी मिलेगी, संगीत यानी कि गान के बारे में भाई। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं भाई। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हो सकते हैं, तो इस पे ज्यादा मत जाना भाई। ठीक है, इन रचनाओं का गान सोमयज्ञ के समय उद्घाता करते थे। भारतीय संगीत के विकास में सामवेद का महत्वपूर्ण स्थान है भाई। ठीक है, उसके बाद अथर्ववेद भाई। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई, अतः अथर्वा ऋषि के नाम पर इसे अथर्ववेद कहते हैं। इस वेद में ये मंडल देख लो, सूक्त भाई, मंत्र, सारी चीजें हैं। इसमें महत्वपूर्ण विषय क्या थे, ब्रह्मा ज्ञान, औषधि, मुख्य रूप से औषधि भाई, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका। ये काफी बार परीक्षा में आता कि तंत्र मंत्र या टोना टोटका किस वेद से संबंधित है, तो अथर्ववेद से। इसे ब्रह्मावेद भी कहा जाता था। भैंसजय वेद एवं महीन वेद के नाम से भी, महीवेद के नाम से भी इसको जाना जाता था। यहां तक चीजें क्लियर भाई, समझ में आ गया? बेटा क्लास लेने दो ना, वहां जाओ, वहां जाओ, देखो दादाजी आगे, दादाजी आगे, जल्दी जाओ, चीजी लेके आओ, चीजी लेके आओ, मम्मा चॉकलेट लेके आए हैं, चॉकलेट लेके आए, जाओ। आगे देखेंगे आरण्यक भाई। अब आरण्यक क्या होते हैं, ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हम कह सकते हैं जो जंगलों में बैठकर लिखे गए थे, यानी कि वनों में लिखा गया था, जिसे वन पुस्तकें भी कहा जाता है। नैतिक विज्ञान और दर्शन पर केंद्रित है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है भाई, मंत्रों के संग्रह को जाता है तथा वैदिक भजनों या संहिता के रूप में जाना जाता है। ये वही बात होगी भाई, सारी की सारी पॉइंट टू पॉइंट। इसके बाद हम देखेंगे भाई उपनिषद के बारे में भाई। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास में श्रद्धा पूर्वक बैठना, यानी कि समीप बैठना, इसका अर्थ होता है। उपनिषद भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। तो ये किस पर आधारित है, दर्शन पर, यानी कि दार्शनिक विचारों पर भाई। ये काफी बार पूछते हैं भाई। ठीक है, इसमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया जाता है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई ये। ठीक है, और उसके बाद उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, 108 होती है। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिएगा यहां पर, इसे वेदांत या वेदों का अंत भी कहा जाता है भाई। उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो रहा भाई। ये जब भी आप PYQ आएंगे ना, तब आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी भाई। जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं भाई, आप जैसे ही मैं PYQ करवाऊंगा, आप एक एक पर्सन फटाफट से कवर करोगे भाई। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो, आपने जो पढ़ा है देख लेना वो परीक्षा में आया है कि नहीं है, और आगे भी आता रहेगा। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं भाई आगे क्या होता है। ठीक है, गुरु द्वारा शिष्य को दिए गए ज्ञान में आध्यात्मिक शिक्षा होती है। ये हिंदू दर्शन के स्रोत हैं। कुछ प्रसिद्ध उपनिषद क्या है, छांदोग्य उपनिषद, इसमें भगवान कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें आत्म ज्ञान 100 का उल्लेख मिलता है, यानी खुद का मिलता है भाई। आत्मन यानी कि खुद का मिलता है। ठीक है, मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते जो शब्द है वो कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है भाई। ठीक है, उसके बाद प्रमुख दर्शन व उनके प्रवर्तक देख लो भाई। सांख्य के कौन है, कपिल। योग के पतंजलि जी। न्याय के गौतम। वैशेषिक के कणाद या उलक उलूक। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के वादरायण, बृहस्पति। तो ये परीक्षा में पूछ सकते हैं आपसे, तो ये आप पढ़ लेना भाई, ये पढ़ने की चीजें। अब संस्कारों की संख्या काफी बार परीक्षा में पूछी जाती है कि संस्कारों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कार 16 होते हैं भाई। ठीक है, तो ये 16 के 16 संस्कार है भाई। गर्भाधान, पुष्पन, सीमंत्रोत्यन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अंतरप्राशन, चोलकर्म, करणवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ के शांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। और आश्रम कितने हैं भाई, 4। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। तो ये भी परीक्षाओं में काफी बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद वेदांग देखेंगे भाई। ठीक है, वेदांगों की संख्या 6 होती है। वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग सहायक होते हैं। इसमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, ये सारे के सारे वेदांग होते हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, सिंपल है भाई।
अब महाभारत के बारे में देखेंगे भाई। तो अब मेरे को फटाफट से बताओ भाई, महाभारत के युद्ध के बारे में आपसे पूछा जाता तो ये युद्ध कब हुआ था भाई। ठीक है, हम एचएसएससी की तैयारी करते हैं तो इसी हिसाब से हम देखेंगे भाई। तो एचएसएससी के अकॉर्डिंग जो ये युद्ध हुआ था 950 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व, ये इसकी तिथि मानी गई है भाई। ये किस किस के बीच हुआ था, ये कौरव व पांडव के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ, कौरव व पांडव। तो मेरे को फटाफट से बताओ इसमें जीता कौन था भाई, इसमें जीता पांडव जीते थे भाई। ठीक है, कौन जीता था, पांडव जीते थे भाई। ठीक है, इस महाभारत को किस रूप में भी जाना जाता है, इसको जय संहिता भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं महाभारत को और क्या कहा जाता है, इसको जय संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको जय संहिता के रूप में भी जानते हैं भाई। ठीक है, इसी महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य भी कहा जाता था, तो वो सारी बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका युद्ध कब हुआ भाई, 950 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व। मैं जब हरियाणा में युद्धों के बारे में पढ़ा रहा था तो इसको बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए ज्यादा पढ़ाना उचित नहीं समझता भाई। कौरव पांडव के बीच हुआ, जीते कौन, पांडव जीते थे। कितने दिन युद्ध चला, 18 दिन चला था भाई। ठीक है, कहां पर युद्ध लड़ा गया, ये कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। ठीक है, कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है, धर्म क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, धर्म क्षेत्र। तो ये फैक्ट आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं भाई। तो देखो ये टाइम पीरियड किसका हो गया, उत्तर वैदिक काल का ना, तो इसीलिए परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भाई रामायण की रचना भी पूछी जा सकती, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा की गई थी रामायण की रचना, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, रामायण यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, महाभारत का जब जिक्र हो गया तो रामायण का भी आप कर ही लो। इसकी रचना किसने की, महर्षि वाल्मीकि जी ने। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर भाई। अब देखो भाई, आगे हम देखेंगे जो 8 प्रकार के विवाह प्रचलन के अंदर थे भाई उत्तर वैदिक काल में, वो कौन कौन से थे। नोट कर लो भाई, सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, 8 प्रकार के विवाह प्रचलन के अंदर थे भाई। तो फटाफट से एक बार इसका एक रिवीजन ले लेते हैं भाई, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, कि जो 8 प्रकार के विवाह प्रचलन में थे वो कौन कौन से विवाह प्रचलन के अंदर थे भाई। 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से थे, तो फटाफट से बताइएगा कौन कौन से होंगे। ब्राह, माता पिता द्वारा उपयुक्त वर खोजकर अपनी बेटी का विवाह करना। देव, यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ कन्या का विवाह। ठीक है, तो एक एक चीज यहाँ पर ली गई है भाई। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो भाई, ये परीक्षा की दृष्टि से सारी चीजें महत्वपूर्ण है। हो गया यहाँ तक सभी का, किसी को कोई डाउट तो नहीं। एक सेकंड रुकिएगा भाई, मैं एक रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ तक इस स्लाइड को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लगभग हमारा ये स्लाइड कंप्लीट होने वाला, फिर पीवाईक्यू शुरू हो जाएंगे। हाँ, पीवाईक्यू शुरू हो जाएंगे फिर भाई। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से भाई। प्रजापत्य, आसुर, आशुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच, ये सारे दिए गए हैं भाई 8 प्रकार के विवाह, जो किस समय होते थे, उत्तर वैदिक काल में भाई। ठीक है, ये विवाह प्रचलन में थे भाई सारे के सारे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं। ये क्या पूछ रहे हैं भाई, किसका रिप्लाई क्या, अच्छा अच्छा ये कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है भाई, चलो छोड़ो, बाद में करेंगे रिप्लाई। महाभारत के बारे में भी पूछा जा सकता है, एक पॉइंट और रह गया भाई। महाभारत की रचना कहाँ हुई, तो ये भी सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में बैठकर लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, वेद व्यास जी के द्वारा। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी जन्म स्थली किसको माना जाता है, कुरुक्षेत्र को माना जाता भाई। ठीक है, वेदव्यास जी के द्वारा इसका क्या हुआ था, महाभारत का श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत में भाई एक प्रकार से लिखी गई, सरस्वती नदी के किनारे बैठकर लिखा गया। महाभारत को लिखने का कार्य श्री गणेश जी ने किया था भाई। आपसे पूछा जा सकता है लिखने का कार्य किसने किया, महाभारत को श्री गणेश जी ने किया था भाई। और सबसे पहले ये शुक को सुनाई गई थी, बाकी
काफी ऐसे प्रश्न परीक्षा में यहाँ हरियाणा में नहीं पूछे जाते, वो बाद में देख लेंगे, मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। यहाँ तक चीजें क्लियर भाई? तो ये सारे के सारे पॉइंट हमारे क्लियर। अब हमारे प्रश्न शुरू हो गए भाई, जो परीक्षा में पूछे गए आज तक वो सारे मैं आपको कवर करवा देता हूँ। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, यानी कि उत्कृष्ट, कुलीन, अभिजात, या फिर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हो गया? देखो, श्रेष्ठ। आर्यों को मैक्स मूलर ने क्या बताया कि ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से, ठीक है। लेकिन बहुत सारे विद्वान क्या मानते हैं, ये पंजाब और अफगानिस्तान का जो हिस्सा था पहले यहाँ आकर रहने लगे थे, तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? मैंने आपको ये पॉइंट बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करवा रखी है भाई। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद, ठीक है भाई, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से दो भागों में? एक में ऋग्वेद या पूर्व वैदिक सभ्यता, ऋग्वेद कालीन या फिर पूर्व वैदिक, और एक में उत्तर वैदिक। तो जो ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता थी ये कब से कब तक थी? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल थी ये कब से कब तक थी? 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? नेक्स्ट प्रश्न, त्रि नाम है, तो त्रि नाम किसके लिए लिया गया है? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, त्रि नाम किसके लिए लिया गया है? तो त्रि नाम जो है 3 वेदों के लिए, धर्म, संघ व युद्ध के लिए, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। तो ये किसके लिए लिया गया भाई? ये 3 वेदों के लिए लिया गया। किसके लिए लिया गया है? 3 वेदों के लिए त्रयी नाम लिया गया है। नेक्स्ट भाई, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उल्लेख या प्रयोग हुआ है? तो मैंने आपको बताया था सबसे सबसे शक्तिशाली, ठीक है भाई, ऋग्वेद काल में इंद्र को माना गया जिसको पुरंदर कहा गया। और उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है? प्रजापति ब्रह्मा जी सबसे शक्तिशाली या सबसे फेमस नेता, नेता कह रहा हूं, देवता हो जाते हैं भाई। कई बार चीजें गलत निकल जाती हैं, नेता और भगवान का कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। इनका हम तालमेल ये नहीं कर सकते, मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मैंने आपको बताया था मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अपने आप ठीक करते चलोगे भाई, जितने भी पर्सन है अब आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं भी। अब आपको सुमेलित करना है कि किसमें क्या बताया गया। फटाफट से कमेंट करके बताइए भाई कौन सा सही सुमेलित है। तो देखो भाई, अथर्ववेद में क्या मिला है? ऋग्वेद में तो आपको पता भाई, ऋग्वेद में क्या मिलेगा? अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित, बिल्कुल सही है भाई, अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद काल में ईश्वर की महिमा, ठीक है भाई। सामवेद में संगीत। ये तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, यानी कि डी का तो 4 होगा, तो रह गए क्या ऑप्शन? ए और बी रह गए। ऋग्वेद का ईश्वर महिमा होगा तो बी का एक होना ही होना है, तो ये कट जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, ए हो जाएगा। यानी कि अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन है, यजुर्वेद में बलिदान विधि है भाई, और सामवेद में संगीत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, मैंने आपको बताया था वर्ण व्यवस्था, ठीक है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद क्या है? स्त्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो ये स्त्रोतों का संकलन है भाई, ठीक है, साहित्यिक स्त्रोत है एक प्रकार से। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजसेनी संहिता के रूप में जाना जाता है, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। एक एक पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है भाई? तो 9वां मंडल क्या है? सोम को समर्पित है भाई, ये बताया था आपको। सोम रस के बारे में कहाँ मिलता है? 9वें मंडल में जिक्र मिलता है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतररंजी खेड़ा भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर है, यहां से क्या मिले हैं? 1000 ईसा पूर्व के, ठीक है, क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं भाई।
उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषद समीप बैठना इनका मुख्य विषय दार्शनिक शास्त्र है, यानी कि दर्शन है। तो राइट आंसर बी हो गया। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है भाई? वैदिक साहित्य का सही क्रम देखो, सबसे पहले तो वैदिक संहिताएं ही होंगी, क्योंकि वैदिक संहिता मैंने आपको बताया था वेद संहिता के रूप में थे, फिर उनको अलग अलग विभाजित किया। तो ये तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, ये सब में है भाई। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा? ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, जब मैंने चीजें आपको बताई थी, नोट कर लो भाई। जो जो चीजें आपको करवाई गई है टू द पॉइंट करवाई गई है और मोस्ट इंपोर्टेंट करवाई गई है। देखो, सबसे पहले वेद यानी कि संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक, यही चीजें है ना यहाँ पर। ठीक है, तो पहले दो पॉइंट हमारे बिल्कुल क्लियर होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे बढ़े भाई, क्योंकि वैदिक संहिता है और ब्राह्मण तो पहले दो नंबर पर रहने ही रहने हैं। उसके बाद वैदिक नदी अश्किनी का पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो अश्किनी किसको कहा जाता है? चेनाब को भाई। ठीक है, रावी को क्या कहते हैं? पारुषणी। ठीक है, झेलम को विपाशा, व्यास को विपाशा, नहीं झेलम को बोलते हैं विपाशा। आप नोट कर लो भाई, देख लो, एक एक चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये साथ की साथ ही याद हो जाए। यहाँ पर आप देखो, देखो, व्यास को विपाशा, झेलम को वित्सता। ठीक है भाई, और एक एक बात यहाँ पर क्लियर हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? चिनाब। नेक्स्ट भाई, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? तो मैंने आपको बताया था कुबा और कुमु, ये दो नदियां अफगानिस्तान की है भाई। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि आर्य सबसे पहले कहां आकर रहे? पंजाब और अफगानिस्तान। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि आर्य पहले यहां आकर रहे थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग हुआ, एक आभूषण के लिए होता था, गले का आभूषण माना जाता था भाई। किंतु प्रवर्ती काल में इसका प्रयोग किस रूप में होने लगा? तो निष्क क्या हो गया? एक सिक्का भाई, सोने का सिक्का, निष्क। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित का अर्थ क्या है? तो रित का अर्थ, ये ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है, यानी कि प्राकृतिक नियम, इसका अर्थ है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ है? बोगज कोई। और बोगज कोई कहाँ है भाई? ये तुर्की से प्राप्त हुआ भाई। ये अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तुर्की। और इसमें वैदिक देवताओं किस किस के बारे में? इंद्र, वरुण। ठीक है भाई, तो इन देवताओं के बारे में, वस्त्र, नासत्य, उनके बारे में जिक्र देखने को मिलता है। ऋग्वेद में यव शब्द का उपयोग किस कृषि उत्पाद हेतु किया गया? तो जो है भाई, जो के लिए क्या शब्द प्रयुक्त हुआ था? यव शब्द प्रयुक्त हुआ था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण आपको पता, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है भाई, कितनी है पुराणों की संख्या? 18। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता के रूप में महाभारत को जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? जय संहिता के रूप में जाना जाता है। तो ये थी भाई कंप्लीट वैदिक सभ्यता भाई। अब जिसको पीडीएफ चाहिए वो क्या करो भाई, पीडीएफ के लिए आपको ये नंबर है हमारा, आप मैसेज कर सकते हो। इसके अतिरिक्त जिस भी साथी को भाई क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना भाई। तो टेलीग्राम का क्या नाम है? टेलीग्राम है हमारा फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर। ये सर्च करना आप, फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर। तो ये आप ज्वाइन कर लेना भाई। इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है? एग्जाम्स ऐप डाउनलोड कर लेना भाई।
ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो मात्र 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ के अंदर आपको कंप्लीट 5 साल के जो प्रीवियस ईयर है हरियाणा के वो सारे आप एक मॉक टेस्ट की तरह लगा पाओगे। तो ये आप आज ही डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर लेना भाई। और हरियाणा वाणी नाम से हमारी पुस्तकें मार्केट में वो आप ले सकते हो भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते रहिएगा और हमेशा पढ़ते रहिएगा भाई। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली कक्षा में। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, महाजनपदों के बारे में। क्या हुआ बेटा? चलो भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।